a quick revision of whatever we have done so far. So we started what? Chapter 1 of third book, that is फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यस, तो कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करनी है मेरी चीज बताओ, कैसे प्रेजेंट करनी. मैंने आपको बताया था कि हमने 11th में पढ़ा था एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बट जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में क्या लिखते थे हम बताओ. यस टेल मी. बैलेंस शीट में वी राइट है लायबिलिटीज एंड हियर एसेट्स. यस और नो. बट एज ए स्टूडेंट हमारे माइंड में एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती थी, सर यहाँ तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखा है, यहाँ लायबिलिटी और कैपिटल दोनों लिखा है. देन टीचर सेड कि बेटा ये जो लायबिलिटी है यहाँ पर आप जो लायबिलिटी लिख रहे हो एक्सटर्नल है और कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, इन दोनों को मिलाएंगे तो वो लायबिलिटी है बिजनेस की, है ना. हम बोलते थे 11th में सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों अलग अलग है. इसलिए बिजनेस में जो बिजनेसमैन का पैसा लगा है बिजनेस के लिए क्या है वो लायबिलिटी. बट द थिंग इज कि वो कौन सी लायबिलिटी है, बिजनेस में जो बिजनेसमैन का पैसा लगा है इंटरनल लायबिलिटी. इज इट क्लियर. तो यहाँ पर हम जब करते थे कंफ्यूजन होता था, एंड मैंने आपसे कहा भी था स्लोली जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे तो हम चीजों को क्या करते रहेंगे करें. कंपनी की जो बैलेंस शीट है इसको हमने बनाते हुए सबसे पहले ये चीज माइंड में रखी. तो हमने यहाँ क्या लिखा, बैलेंस शीट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करा. लायबिलिटीज तो था ही था, हमने यहाँ पे इसको बिल्कुल ठीक लिखा. क्या लिखा हमने, एक तो लिखा पार्ट 1, बोलो क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. यस और नो. एंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बाद सेकंड पार्ट जो हमने बनाया वो किसका हमने बनाया, एसेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में एक चीज ये आई कि हमें अपनी बैलेंस शीट को प्रेजेंटेबल बनाना है. प्रेजेंटेबल इन द सेंस कि हमें इस तरीके से बनाना है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी हमारी बैलेंस शीट को देख के समझ पाए, और जब वो समझ पाएगा तो व्हाट विल हैपन, दे विल इन्वेस्ट. यस और नो. तो अब हर कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल एक जैसी बनेगी. क्या कहा मैंने, हर कंपनी की बैलेंस शीट कैसी बनेगी, बिल्कुल सेम. और वो बैलेंस शीट कैसी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेज की होगी, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेज की. रीजन, हर कंपनी को एक सेम फॉर्मेट फॉलो करना है. फॉर्मेट इज गिवन इन ऑन पेज नंबर 1.6. ये फॉर्मेट गिवन है. हर कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल ऐसी होगी. बट हमने यहाँ पे क्या करा, हमने जो हमारे पास एसेट्स होते हैं, लाइक इफ वी टॉक अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस के पास एसेट्स कम होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे. एक छोटी सी कंपनी जिसका टर्नओवर ही 10 लाख है उसके पास एसेट कम होंगे, क्या होगा उसके पास, फर्नीचर, मशीनरी, ये छोटे छोटे. बट रिलायंस के पास डिफरेंट टाइप के एसेट्स होंगे. अब रिलायंस की जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ऑब्वियसली दे टेक मोर पेजेस. यस और नो. बहुत सारे एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज भी होंगी. यस. तो हमने सबको एक कट शॉर्ट करके एक ही पेज पे लाना है. तो हमने क्या करा, यहाँ पर एसेट्स को ग्रुप बनाना शुरू कर दिया. एसेट्स की क्या कर दी, ग्रुपिंग. और आई कैन सिंपली से फैमिली बना दी. क्या बना दी, फैमिली. लाइक फैमिली कैसे, अब एक सोसाइटी है, सोसाइटी में 4 फैमिलीज है, मिस्टर शर्मा, वर्मा एंड सो ऑन. ठीक है. तो अगर कोई जा रहा है तो आप देखते हो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम ये कौन सी फैमिली का है, किस फैमिली को बिलोंग करता है, मिस्टर शर्मा की या मिस्टर वर्मा की. लाइकवाइज हमने बैलेंस शीट में क्या करा, हमने यहाँ पे ग्रुप बना दिए और उन ग्रुप को हमने क्या बोला, मेन हेड्स. क्या बोला, तो हर एक के दो दो मेन हेड. आपको हमेशा याद रखना, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे. तो हर एक के कितने कितने बच्चे हो गए, 2. टोटल कितने बच्चे हो गए, 6. क्लियर. टोटल 6 बच्चे हो गए. यस और नो. तो क्लास इक्विटी के 2, लायबिलिटी के 2, एसेट्स के 2. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला हमारा जो मेन हेड होगा वो क्या होगा, बताओ पहले किससे स्टार्ट होगा, इक्विटी या लायबिलिटीज से, इक्विटी. वेरी गुड. तो इक्विटी में हमारा फर्स्ट, देखो यहां मैंने इसको अंदर लिखा है, क्यों, मैं इसको डिनोट कर रहा हूं कि ये इसका पार्ट है. क्या लिखूंगा मैं यहां पर, शेयर होल्डर्स फंड. I guess all of you are aware that we have done this chapter twice. Yes or no? 2 बार कर चुके हैं, बट एक बार जल्दी कर रहे हैं ताकि सब कुछ ब्रश अप हो जाए. Yes or no? तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि हम ये चीजें बार बार कर चुके हैं पहले. तो शेयर होल्डर्स फंड, ये शेयर होल्डर्स फंड क्या है, हमारा मेन है. क्या ये मेन है, ये मिस्टर शर्मा जी हैं. ठीक है. अब इनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, इनके ग्रैंडसन, वो सब इन्हीं की फैमिली में आएंगे, किसी और की फैमिली में जाएंगे, सब इन्हीं की फैमिली में आएंगे.
अब शेयर होल्डर फंड्स के अंदर यहां पर ये जो सब हेड है ये शेयर कैपिटल, क्लियर? इट इज जस्ट लाइक ये मिस्टर शर्मा जी थे, ये उनका बेटा है, ये बेटा भी उन्हीं की फैमिली में आएगा, यस और नो? और इनके जो ग्रैंड सन्स हैं वो भी मिस्टर शर्मा की फैमिली में आएंगे, बट द थिंग इज आप बताओगे कि उनके पापा कौन है? ऑब्वियसली ग्रैंडफादर विल रिमेन द सेम, एक ही तो ग्रैंडफादर होंगे ना, यस और नो? जैसे यहाँ पर एक और फैमिली है किसकी, शेयर होल्डर फंड का एक और बेटा है कौन? रिजर्व एंड सरप्लस, क्लियर? शेयर होल्डर फंड्स में हमने जैसे कि सेकंड बुक में हमने कंपनी की बैलेंस शीट करी थी, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट, उसमें हमने क्या करा था? हमने शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं, शेयर कैपिटल में हमने डिवाइड कर रखा ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। वी हैव डन सो फार, यस और नो? यस। तो अब उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आ जाएगा। फर्स्ट इज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों टाइप की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गई। और एक चीज लेस करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स, ये हमें याद रखना है, ये हम भूल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो यहाँ पे लेस करेंगे हम, वो क्या है? कॉल्स इन एरियर्स। और एक और चीज थी जो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने शेयर फॉरफिट करे बट रीइश्यू सारे नहीं करे, तो जितने शेयर अभी रीइश्यू नहीं हुए उन पे जो पैसा फॉरफिट कर रखा है वो भी तो यही आएगा, यस और नो? एंड व्हाट वी कॉल इट? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बैलेंस। क्या लिखेंगे हम इसको? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, यस और नो? सो क्लास चार चीजें आ गई। फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड कॉल्स इन एरियर एज अ नेगेटिव कंपोनेंट, एज अ नेगेटिव कंपोनेंट। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू में कि हाउ विल यू ट्रीट कॉल्स इन एरियर इन द कंपनीज बैलेंस शीट, ठीक है? आपके पास ऑप्शन गिवन है एज अ नेगेटिव कंपोनेंट अंडर शेयर कैपिटल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या होगा? विल रिकॉर्ड इट इन शेयर कैपिटल। सिर्फ रिकॉर्ड इट वर्ड लिखा, रिकॉर्ड इट मतलब पॉजिटिव बैलेंस हो गया, क्रॉस, गलत क्यों? नेगेटिव कंपोनेंट है, हमें फोकस करना है, यस और नो? क्लियर? देन नेक्स्ट फैमिली इज रिजर्व एंड सरप्लस। यहां देखो, यहां पे अगेन दो चीजें दिख रही हैं आपको, क्या? रिजर्व एंड रिजर्व। देखो एक चीज है, ये सीक्रेट है, लीक नहीं करना है आप लोगों को। बेसिकली जितने भी रिजर्व्स मिल गए आपको सब यहां लिख देना, आंखें बंद करके। जनरल रिजर्व कहां लिखोगे? सारे रुपए प्रॉफिट। अरे देखो ना, आप क्या कर रहे हो? शेयर होल्डर फंड की बात कर रहा हूं, यानी कि ओनर के पैसे की बात कर रहा हूं, तो ये जो प्रॉफिट्स हैं ये सब बिलोंग किसको करेंगे? ओनर को बिलोंग करेंगे ऑब्वियसली, आउटसाइडर का थोड़ी पैसा है। जिसने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, जो अर्निंग है वो सारी अर्निंग उसी को बिलोंग करती है, यस और नो? यहाँ पे जनरल रिजर्व आ गया और कैपिटल रिजर्व आएगा, यस। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, although you don't know what is dividend equalization reserve, but कहां लिखोगे इसको? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पता नहीं है हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहां जाए, क्या होता है, बट ये है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अभी हमने पढ़ा नहीं है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बट हमें पता है कि हम इतने स्मार्ट बन गए कि ये यहीं आएगा। क्लियर? यस और नो? आप कितने स्मार्ट हो कितने नहीं हो ये आपको पता है, सामने वाले को नहीं पता। आप ऐसे प्रेजेंट करोगे वो देख के स्मार्ट है। क्लियर? यस और नो? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा, अब यहां पर एक दूसरी चीज आ गई, सरप्लस। जनरली सरप्लस सुन के आप लोगों ने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, सरप्लस मतलब कहीं पे एक्सेस होगा। अब जनरली सरप्लस सुन के बच्चों के दिमाग में ये आता है कि भैया यहाँ तो प्रॉफिट होगा। हमने एनपीओ देखा या नहीं देखा कुछ बच्चों ने, बट एनपीओ में हमने क्या देखा था? सरप्लस मतलब एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज्यादा है। तो अब आप यहाँ कहोगे सर ये तो प्रॉफिट है। यहाँ पे सरप्लस हमने सिर्फ नाम लिखा हेड का, ठीक है? उसके अंदर हमें दोनों चीजें देखनी है। यहाँ पे क्या है? क्रेडिट बैलेंस भी और डेबिट बैलेंस भी। किसका? अच्छा, वन मोर थिंग, क्या कंपनी पीएनएल अकाउंट बनाती? नो, नॉट एट ऑल। कंपनी पीएनएल अकाउंट बनाएगी नहीं। कंपनी पीएनएल अकाउंट की जगह पर क्या बनाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इज इट क्लियर? अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी कंपनी। क्लियर? तो उसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? लॉस। क्रेडिट बैलेंस मींस प्रॉफिट। अब ये जो भी बैलेंस है इसको कहां लिखोगे बताओ? यही। ये जो डेबिट बैलेंस है ये एक नेगेटिव कंपोनेंट है। क्या है? देखो 11th में भी अगर आप देखोगे या फिर पार्टनरशिप में भी आपने देखा हो, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता था, उसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिख दिया करते थे।
हाँ या ना, बट यहां पर ऐसा नहीं। अगर लॉस है कुछ हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो हम उसको यही लिख रहे थे पीएनएल में। इज इट क्लियर? यस और नो? एज अ नेगेटिव कंपोनेंट। अभी तक दो नेगेटिव कंपोनेंट देख लिए तुम लोगों ने। पहला कहां देखा? कॉल सीनियर है कहां पर? सेकंड। वेरी गुड, क्लियर? तो अगर आपके पास गिवन है सरप्लस दैट इज क्रेडिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वेयर विल यू रिकॉर्ड इट? Reserves and surplus. रिजर्व एंड सरप्लस एज अ नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। वेरी गुड। और क्रेडिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज अ पॉजिटिव। हमें सिर्फ लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस। यहां पॉजिटिव बताने की जरूरत नहीं होती। जब हम कुछ अलग कर रहे होंगे ना, कुछ एक्सेप्शनल कर रहे होंगे, जब हम बताते हैं कि नेगेटिव कंपोनेंट। आर यू गेटिंग इट? इज इट क्लियर? यस सर। ओके। देन थर्ड वन इज जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, क्रॉस कर दो बट हमें नाम पता होना चाहिए। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अब यहां पर जो हमारा सेकंड था वो क्या था? हाँ जी क्लास। नहीं, यहां पे देखो हमारा जो सी पार्ट था वो क्या था? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट सिलेबस में नहीं है, बस पता होना चाहिए। सेकंड मेन हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी सिलेबस में नहीं है। थर्ड इज नॉन करंट। अब ये नॉन करंट लायबिलिटी। देखो हमने क्या करा, हमने लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड करा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन सी होगी? करंट लायबिलिटी। इसको हमें जनरली अभी अगर हम समझेंगे तो विद इन अ ईयर पे करना है। और लॉन्ग टर्म कौन सी होगी? जिसको हमें एक साल के बाद पे करना है। क्लियर? अभी थोड़ा सा हम सिंपल चीजें लेके चलेंगे। करंट लायबिलिटी, क्लियर? करंट लायबिलिटी क्या है? एक साल के अंदर पे करना है। नॉन करंट एक साल से ज्यादा। अब देखो कुछ चीजें हमें समझनी है। जैसे अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ लिखा हो लोन, ये लोन लिखा है, अब ये लोन मुझे नहीं समझ में आ पा रहा, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, क्या करें? क्या अज्यूम करें इसको? लॉन्ग टर्म। लोन हम जल्दी नॉर्मली लेते हैं किस लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। यस और नो? तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब लॉन्ग टर्म का मतलब कहां जाएगी? अब नॉन करंट लायबिलिटीज में भी घर देखो, घर ग्रुप्स कौन कौन से हमारे पास? फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि ये तो नाम में बता रहा है कि भाई बोरोइंग, अगर आपने कहीं से पैसा बोरो कर रखा है वो यहां लिखोगे। आप पैसा बोरो कहां से कर सकते हो? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यस और नो? अगर लिखा मिल जाए लोन फ्रॉम एसबीआई, कहां लिखोगे इसको? नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, एक और ऑप्शन होता है कंपनी के पास, कंपनी पब्लिक से पैसा बोरो कर सकती है। क्या कंपनी पब्लिक से पैसा बोरो कर सकती है? यस कर सकती है, बट जो इंस्ट्रूमेंट आप इशू करोगे उसका क्या नाम होता है बताओ फिर? डिबेंचर्स। वेरी गुड, डिबेंचर्स। देखो ये डिबेंचर्स क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा 12% डिबेंचर्स, कभी देखा होगा 9% डिबेंचर्स, कभी 8% डिबेंचर्स। क्या मीनिंग होता है इनका? अरे भाई कुछ नहीं है, ये क्लास ऑफ डिबेंचर हम बता रहे हैं। 12% मींस इन पे 12% इंटरेस्ट देंगे, इन पे 9%, इन पे 8%, कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डली मैटर्स। ये सब के सब हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। बट द थिंग इज ये शो कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इनका। क्लियर? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 12% डिबेंचर है, 9% डिबेंचर है, 8% डिबेंचर है, कहां रिकॉर्ड करोगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। कहां रिकॉर्ड करेंगे इनको? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आर यू गेटिंग इट? यस? कहां रिकॉर्ड करेंगे हम इनको? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्लियर? अब उसके बाद बेटा मुझे एक बात बताओ आप लोग, नेक्स्ट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, नॉट इन आवर सिलेबस। सिलेबस में नहीं है। व्हाट इज नेक्स्ट? अदर। सो विंटर हैज स्टार्टेड। मैं भी आ रहा था तो मैंने ऐसे ही देखा और रोड के साइड में एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था। इसका कोई नहीं पता। अब वो टेंट का क्या मीनिंग है? और उसमें बाहर ऐसे ऐसे रात में कुछ लिखा होता है, वो मतलब शेल्टर होम। क्या होता है शेल्टर होम? किसी को पता है क्या होता है? हाँ, जो बेचारे के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है वो कहां जा सकता है? शेल्टर होम। रात में ठंड बहुत होगी, क्या करेगा बेचारा? वहां शेल्टर होम में रुक सकता है। ऐसे ही यहां पर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है बट घर नहीं है उसके लिए, तो हम उसको कहां अकोमोडेट कराएंगे? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में।
ये क्या कहा मैंने, जिसका कोई नहीं उसका अदर, जिसका कोई नहीं उसका, ये हमें दिमाग में रखना है। एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मुझे दिख रही है बट मैं इसके लिए एक सूटेबल घर नहीं ढूंढ पा रहा, कहां जाएगा ये, अदर। सिंपल, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मैंने एक मशीन परचेज करी है, पेमेंट करूंगा 2 साल बाद, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन गई लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। अब इसके लिए घर ढूंढो, अदर, सिंपल। कोई मुझे इसके लिए सूटेबल घर नहीं मिल पा रहा तो कहां जाएगा, अदर में। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखो मैं भी एक बार जल्दी जल्दी करा रहा हूं, फिर हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे बाद में, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं एक चीज करके। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कौन से होंगे भाई, ऐसा कोई प्रोविजन जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया है, मतलब मोर देन 1 ईयर के लिए। इज इट क्लियर, यस और नो? डन, यहां तक क्लियर है। अब हमने एक बार कहां तक कर लिया बता दो, हाँ जी, लॉन्ग करंट लायबिलिटीज था। अब नेक्स्ट इज हमारे पास क्या बच गया बता दो, करंट लायबिलिटीज। शैल वी स्टार्ट? हाँ जी क्लास, नेक्स्ट इज फोर्थ, करंट लायबिलिटीज। अब ये करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा बता दो, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो विद इन ईयर पे करनी है हमें। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे क्या है। अब देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग का क्या मतलब है, जिन्हें हमें विद इन ईयर पे करना है। लोन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, बट अगर टर्म लोन की बात करूं मैं, ये शॉर्ट टर्म होती है। क्या ये शॉर्ट टर्म। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग हो कहां जाएगी हमारी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, आपको पता है ना बैंक हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, मैंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर ली, तो ये क्या बन गई मेरे लिए, लायबिलिटी। कौन सी, शॉर्ट टर्म। तो कहां रिकॉर्ड करेंगे इसको, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। वेरी गुड। देन नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स। देखो यहां पर बहुत 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 अच्छे से फोकस करने वाली चीज क्या लिखा है यहाँ पर, ट्रेड वर्ड लिख दिया, सिर्फ पेबल वर्ड नहीं लिखा, या फिर सिंपल यहाँ लिख सकते थे अकाउंट्स पेबल। अकाउंट पेबल का मतलब जानते हो क्या है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, बट यहाँ पे ट्रेड पेबल लिखा। आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको तो सेम ही लगेगा, बट नहीं, फर्क है। ट्रेड, यहाँ पे वर्ड ट्रेड लिखने का मतलब क्या है, वो पेबल जो रिलेटेड है ट्रेड से, यानी कि गुड्स से रिलेटेड। इज इट क्लियर? जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है वही वाले पेबल यहाँ पर आएंगे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल फॉर गुड्स ओनली, फॉर गुड्स ओनली। फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेज करी मिस्टर रमेश से, he will become what, my creditor, तो मैं इसको यहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा। बट द थिंग इज मैंने एक एसी परचेज करा, एसी इज नॉट अ गुड फॉर मी, गुड नहीं है। मैंने पेमेंट करनी है 2 महीने बाद, वेंडर बोल दो या क्रेडिटर बोल दो, उसको भी फॉर द टाइमिंग कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, क्या मैं ट्रेड पेबल में रिकॉर्ड कर सकता हूँ? नो, नॉट एट ऑल। ये मेरे ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, मेरे ट्रेड से रिलेटेड नहीं है। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? क्लियर? इसके लिए सूटेबल घर बाद में ढूंढेंगे अभी हम। क्लियर? वैसे इसके लिए कोई सूटेबल घर नहीं है, तो बताओ इसको ही कहाँ रखोगे, जिसका कोई नहीं। क्लियर? यस और नो? अरे भाई देखो एक बात बताओ, शेल्टर होम जो है, जैसे अब अगर मेल्स हैं तो मेल वाले में ही जाएगा, फीमेल है उसका कोई नहीं है तो वो भी कौन से शेल्टर होम में जाएगी जहां फीमेल्स है। यस और नो? ऑब्वियसली। तो यहां पर भी सेम वही चीज है, ट्रेड पेबल्स, सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले, गुड्स वाले। कौन कौन, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। नेक्स्ट इज व्हाट, अदर, जिसका कोई नहीं उसका लाइक अभी हमने एग्जांपल दिया, हमने मशीन खरीदी उधार पे, जो वेंडर है वो अदर करंट लायबिलिटी बन गया। और क्या हो सकता है बताओ, कॉल्स इन एडवांस, हमने पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया शेयर्स पे, तो क्या हो गई है हमारे लिए, करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है बोलो, खर्चा ड्यू हो गया, पे नहीं करा, क्या होगा हमारे लिए, क्या होगा, लायबिलिटी। वेरी गुड। एंड और क्या हो सकता है सोचो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम
रिसीव्ड इन एडवांस। इज इट क्लियर? यस और नो? अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है। मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपने बिजनेस में, ठीक है? अब उसका इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करते हैं हम हर साल पे करते हैं 1 जुलाई को, 1 जुलाई टू 30 जून। क्लियर? 1 जुलाई ऑफ द करंट ईयर टिल 30 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर प्रीमियम इस तरीके से पे करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझने वाली बात है कि भाई मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है दैट विल एंड ऑन व्हाट 31 मार्च। अब ये मेरी साइकिल थी 1 अप्रैल लेट्स से 2021 टू 31 मार्च 2022। क्लियर? ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है। मेरा प्रीमियम कब से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट ऑफ व्हाट क्या? जुलाई 2021। और मैंने जो प्रीमियम पे कर रखा है वो कब के लिए पे कर रखा है बता दो? 30 जून। क्लियर? बात आराम से समझना है यहां पर, ठीक है? ये जो 3 महीने बच गए, ये जो 3 महीने हैं, ये क्या एडवांस है या नहीं है? हाँ, यस और नो? देखो इसको हम बोलेंगे मैं आगे एसेट वाला भी कॉन्सेप्ट यहीं पे समझा रहा हूं आपको। एक्सपेंस पेड बट नॉट ड्यू। एक्सपेंस पेड नॉट ड्यू यानी कि प्रीपेड बन गया। कितने महीने का प्रीपेड बन गया बता दो? 3 क्लियर? कितने महीने का बन गया? 3 मंथ्स का। यस और नो? क्लियर? अब मैं अगर इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, डिबेंचर के ऊपर हम इंटरेस्ट लेंगे या देंगे? ऑब्वियसली हम पे करेंगे इंटरेस्ट। डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। मान लो डिबेंचर के ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना है, ठीक है? मैंने 1 जुलाई को इशू करे, इंटरेस्ट कब दूंगा? इंटरेस्ट कब दूंगा? 30 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर। 30 जून ऑफ द अब मेरा जो करंट ईयर है, मान लो ये 9 महीने मेरे करंट ईयर में लाई कर रहे हैं, हाँ या ना? क्या मैं इंटरेस्ट दूंगा भी? भाई क्यों दूंगा मैं इंटरेस्ट अभी? क्यों दूंगा? इंटरेस्ट कब देना है मुझे? 30 जून 2022 को। कब पे करना है मुझे इंटरेस्ट? 30 जून 2022 को। यस और नो? बट यहां पर ये जो 9 मंथ्स है, ये डिबेंचर का पैसा मैंने यहां यूज करा या नहीं करा? 1 जुलाई से 31 मार्च तक मैंने 9 मंथ्स के लिए डिबेंचर का पैसा यूज करा। ये जो इंटरेस्ट था ये यहां पर देना चाहिए था, बट क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभी ड्यू नहीं हुआ। तो यहां पर हम बोलेंगे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट बन तो गया बट अभी ड्यू नहीं हुआ। तो ये एक एक्सपेंस है जो कि हमारे करंट ईयर का था। ये लायबिलिटी करंट ईयर में राइज हो गई या नहीं हो गई? ये जो 9 मंथ का इंटरेस्ट है करंट ईयर में राइज हो गया, ये हम बैलेंस शीट में शो करेंगे अदर करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू नहीं हुआ तो इसलिए पे नहीं करा। कब पे करेंगे हम? 30 जून। अरे बात समझिए जैद, अगर आपको याद हो मैंने 11th में आप लोगों से कहा था आप करंट ईयर के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे भले पे करे हो या ना करे। तो यहाँ पे 9 मंथ का जो इंटरेस्ट बनता है ये मेरे करंट ईयर का बनता है, मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया बट पे नहीं करा। क्यों नहीं पे करा सृष्टि? अभी पे करने की टाइम ही नहीं आया। पे कब करेंगे? 30 जून को। इज इट क्लियर? तो व्हाट आई कॉल इट? एक्सपेंस, या फिर जैसे टू बी वेरी स्पेसिफिक यहाँ पर हम इंटरेस्ट के नाम बात करिए, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। क्लियर? अब यहां तक आ गए हमने अदर करंट लायबिलिटी की बात कर ली। नेक्स्ट इज व्हाट? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर हमारे कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन है वो हमने यहां लिख दिए। इज इट क्लियर? अब देखो जल्दी रिकैप कर रहे हैं हम, सारा कुछ हमने कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इज हमारा सेकंड पार्ट। क्या था हमारा सेकंड पार्ट? एसेट्स। अब एसेट्स में आप लोग मुझे जल्दी से बताओ, एसेट्स में कितने मेन हेड होंगे? अगेन बच्चे 2 ही अच्छे, तो इसके भी 2 ही बच्चे होंगे। क्या होंगे बताओ? नॉन करंट और करंट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब यहां पर फर्स्ट इज नॉन करंट एसेट्स। अब ये नॉन करंट एसेट्स कौन से होंगे? ऐसे एसेट जो हमें बेनिफिट देंगे मोर देन 1 ईयर के लिए। यस और नो? और लॉन्ग टर्म एसेट में भी डिफरेंट क्लासेस होगी। फर्स्ट इज व्हाट बताओ? जो फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने भी नोटिस करा हो, हमने
यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ पापा और बेटे की बात करी थी, बट ग्रैंडसन की यहाँ पे अभी तक हमने यहाँ डिस्क्लोज नहीं करा था बैलेंस शीट में, बट यहाँ पर आ जाएंगे। फिक्स एसेट में भी फर्दर हम इनको आगे क्या क्या करेंगे बताओ। पहला क्या है? टेंजिबल एसेट। अब ये टेंजिबल एसेट कौन से होंगे? फिक्स टेंजिबल एसेट, ऐसे एसेट जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, लाइक एयर कंडीशनर, यस और नो, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, all these will come under tangible assets। ये tangible है जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज intangible assets। अब ये intangible assets कौन से होंगे? जल्दी बताओ। हाँ, गुडविल और पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इज बेटा अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो क्या बिल्डिंग को मैं यहाँ रिकॉर्ड कर सकता हूँ टेंजिबल में? नहीं, अभी बन के तैयार नहीं हुई है। टेंजिबल एसेट में वो एसेट्स आएंगे जो रेडी टू यूज है। बिल्डिंग बन रही है अभी, रेडी नहीं हुई है तो वो यहाँ नहीं आएगी, वो कहाँ जाएगी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। इज इट क्लियर? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, जब तक बन रही है पैसा तो खर्च हो रहा है। भाई बिल्डिंग की हमने एस्टिमेशन लगाया था 4 करोड़ की बनेगी, बिल्डिंग पे 2.5 करोड़ खर्च हो गया। बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा बिल्डिंग बन रही है तो 2.5 करोड़ का हम कहां शो करेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। द मोमेंट बिल्डिंग वर्क कंप्लीटेड एंड बिल्डिंग बिकम्स रेडी टू यूज तो वो कहां जाएगी? टेंजिबल। अब एट टाइम्स पॉसिबल होता है कि भाई हमारा कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसे हम रजिस्टर करा रहे हैं, जैसे पेटेंट के केस में होता है, हम अपना पेटेंट फाइल करा रहे हैं तो उसमें कुछ खर्चा भी होगा और उसको प्रोसेस में टाइम भी लगेगा, यस और नो। तो अगर इंटेंजिबल एसेट पे कुछ पैसा अभी खर्च हो रहा है बट वो अभी रेडी नहीं हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट अंडर, इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है हमारा? ये चारों हमारे हो गए फिक्स एसेट के पार्ट। ये इन्हें हम बोलेंगे सब है। क्या ये? सब है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज अब हमारा जो बी पार्ट आ गया, क्या है बताओ? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो हमने लॉन्ग टर्म बेसिस पे करी है तो वो कहां जाएगी हमारी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपके एग्जाम में अगर सिर्फ लिखा है इन्वेस्टमेंट तो व्हाट विल यू अज्यूम? भाई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है कि हमने पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दिया भाई लॉन्ग टर्म के लिए। इज इट क्लियर? हाँ या ना? हमने पैसा इन्वेस्ट करा और हम चाहते हैं कि भाई इसका रिटर्न हमें लॉन्ग टर्म में मिलता है। क्लियर? और क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट। क्रॉस कर दो, सिलेबस में नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अभी देखो हमने किसी को लोन दे रखा है या कोई एडवांस दे रखा है, क्लियर? वो यहां पर आएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी, आज आप लोग घर जाके काम करना, अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल उठा के देखना, डजंट मैटर आप कहां रहते हो, दिल्ली या बाहर, कहीं पे भी कोई भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल उठाकर देखना और उस पर देखना सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखा होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या मतलब है कि भाई ये पैसा तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास डिपॉजिट है। कब मिलेगा? जब कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराओगे। जब कनेक्शन को, अब भाई मुझे बताओ डिस्कनेक्ट कब कराओगे? नहीं, ऑब्वियसली नो। तो ये पैसा तुम्हारा डिपॉजिट एज इट इज वहीं पड़ा रहेगा या तुम निकालने वाले हो उसको? पड़ा रहेगा। तो ये एसेट शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म। ठीक है जी, तो इसको हम कहां लिखेंगे? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। इज इट क्लियर? यस और नो? क्यों भाई? ये डिपॉजिट है जो कि हम अभी विड्रॉ नहीं करने वाले। आर यू गेटिंग इट? अब बताओ जी, हमारा फेवरेट घर आ गया, क्या है? अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स। यहां पे क्या है? ऐसा कोई लॉन्ग टर्म एसेट है जिसके लिए कोई सूटेबल घर नहीं मिल पा रहा तो वो यहां आ जाएगा। यस और नो? अब फॉर एग्जांपल कोविड की सिचुएशन थी, भाई हमारा सामान बिक नहीं रहा था, मिस्टर सुरेश के पीछे हम हाथ धो के पड़ गए कि भाई हमसे हमारे गुड्स खरीद लो यार, खराब हो जाएंगी। मिस्टर सुरेश कह रहे हैं मैं क्या करूंगा खरीद के, बिक ही नहीं रही। आ गया,
अब हमने उनको लालच दिया, लालच क्या दिया, भाई तुम सामान आज खरीद लो, पैसे 2 साल बाद देना। क्या कहा इनसे, सामान आज ले लो, पैसे 2 साल बाद देना। जनरली हम 3 मंथ का क्रेडिट पीरियड देते थे, बट यहाँ पर कितने का दे दिया हमने, 2 साल। अब पैसे कब मिलेंगे मुझे, 2 साल बाद। 2 साल बाद। अब ये जो मेरा एसेट है ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म। बट ये तो मेरा डेटर बन गया। और डेटर देखना लॉन्ग टर्म में कोई सूटेबल घर है इनके लिए, नहीं है, तो कहाँ गए ये, अदर नॉन करंट एसेट। हमें ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज कहाँ जा सकती है। इज इट क्लियर, आर यू गेटिंग इट? देन नेक्स्ट इज, सो वी हैव डन विद द नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट इज व्हाट, करंट एसेट्स। अभी करंट एसेट क्या होंगे, ऐसे एसेट जिनका बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म में मिलने वाला है, लेस देन 1 ईयर। लाइक फर्स्ट इज व्हाट, करंट इन्वेस्टमेंट। देखो ऊपर हमने नॉन करंट एसेट में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट लिखा था, वो तो यहाँ होंगे नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसका बेनिफिट हमें विद इन अ ईयर मिल जाएगा, जैसे हम विद इन अ ईयर रियलाइज कर लेंगे। जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको लिख के देगा एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब ऐसी सिक्योरिटी जिन्हें आप बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको सोचना ही नहीं है। क्या है हमारी करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपके लेवल पे हम हर चीज को क्या करके चलेंगे, सिंपलीफाई। क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट इज इन्वेंटरीज। अब इन्वेंटरी का क्या मतलब होता है, स्टॉक। अब स्टॉक किस किस चीज का हो सकता है बताओ, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके पास स्टॉक किसका होगा, रॉ मटेरियल का भी होगा, फिनिश गुड्स का भी होगा, और वर्क इन प्रोग्रेस का भी होगा। यस और नो? अरे भाई मैं अगर शर्ट बनाता हूं तो मेरे पास कपड़ा भी बचा हो सकता है, बचा हो कुछ शर्ट्स बची हो जो भाई अनस्टिच्ड हो या फिर पार्शियल स्टिच्ड हो, तो उन्हें मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। और जो कंप्लीट हो चुके हैं वो कहां रिकॉर्ड करेंगे हम, फिनिश गुड्स में। बट अगर आप ट्रेडर हो तो क्या होगा, स्टॉक ऑफ गुड्स। यस और नो? और क्या हो सकता है इन्वेंटरीज में, लूज टूल्स। भाई ये छोटे मोटे औजार की जो है नट बोल्ट, ये सब भी कहां जाएंगे हमारे इन्वेंटरीज में। कहां जाएंगे, आर यू गेटिंग इट? देन नेक्स्ट इज व्हाट, कैश, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, अगेन वही सेम, ट्रेड पेबल का क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल फॉर गुड्स, यहाँ पे क्या होगा, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल फॉर गुड्स ओनली, फॉर गुड्स ओनली। इज इट क्लियर? क्लियर? कोई और इसके अलावा होगा तो अदर, कहां जाएगा वो, नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या तो खुद कैश जैसे कैश और बैंक बैलेंस, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब ऐसी चीजें जो कैश के इक्विवेलेंट है, लाइक बैंक ड्राफ्ट, चेक, ये जो डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी चीजें ये क्या है, कैश के इक्विवेलेंट है, जाती है अकाउंट में क्लियर हो जाता है। यस और नो? ये सारी चीजें आ गई हमारी। और क्या बताओ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अब ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होंगे, अगर हमने किसी को लोन दे रखा है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, या कोई शॉर्ट टर्म एडवांस दे रखी है, भाई मेरे को गुड्स परचेज करनी है 4 लाख रुपीस की, सप्लायर कह रहा है कि भाई कुछ एडवांस पेमेंट कर दो, मैंने एडवांस पेमेंट कर दी 1 लाख की, तो ये मेरा एडवांस है ना, अभी गुड्स नहीं खरीदी है, अभी तो एडवांस है। क्लियर? तो ये जो 1 लाख है, ये जो एडवांस दे रखा है, ये आ जाएगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। इज इट क्लियर? डन? यस? कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? नो? अब लास्ट में आप लोगों का फेवरेट घर आ गया है, क्या, अदर करंट एसेट्स, जिसका कोई नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यही आ जाएगी। हमने खर्चे एडवांस से पे कर दिए, कोई घर नहीं है इनके लिए, यही आ जाएगा। ठीक है? और क्या बताओ, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, हमने इनकम कमा तो ली बट नहीं मिली। इज इट क्लियर? यस और नो? सो नाउ डू वन थिंग,